नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत आप सभी का और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में आरक्षण का प्रस्ताव पास किया गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रस्ताव रखा था। पंचायत में राइट टू रिकॉल का प्रस्ताव भी पास किया गया। 2/3 बहुमत पर ग्राम सभा में राइट टू रिकॉल होगा। अनुसूचित जाति को सीएम ने दिया दिवाली गिफ्ट। HSIIDC में इंडस्ट्रियल प्लाट आवंटित होने पर अनुसूचित जाति को मिलेगा लाभ। सरकार लागत में देगी 10% की छूट। 3 साल में शुरू करना होगा संचालन। सीएम मनोहर लाल ने राज्य विधानसभा में घोषणा की है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम का औद्योगिक प्लाट यदि किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को आवंटित होता है या वो खुली बोली में प्लाट लेता है तो सरकार लागत में 10% की छूट देगी। सीएम ने कहा कि इसमें एक शर्त है कि प्लाट लेने वाले को आवंटन के बाद अपनी औद्योगिक इकाई का संचालन 3 साल के अंदर अंदर करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा प्रश्नकाल के दौरान की। मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी स्पष्ट किया कि औद्योगिक प्लाटों के आवंटन में पिछले 6 सालों से उनकी सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के कोटे को खत्म नहीं किया गया है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, कृषि कानून किसान हित में नहीं है। नए कानून के तहत जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए चौथा कानून लेकर के आए, नहीं तो कांग्रेस इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है। अभय चौटाला ने कृषि कानूनों पर काम रोको प्रस्ताव दिया और स्पीकर ने कहा उसको रद्द कर दिया गया है। अभय चौटाला ने कहा कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। कृषि कानूनों का ड्राफ्ट कांग्रेस के समय में बनाया गया था। सदन में किरण चौधरी ने सवाल पूछा कि बीमा कंपनियां किसानों की फसल के बीमे के दावों को अस्वीकृत कर देती है और ऐसे दावों के ब्यौरे और कंपनियों की ऐसी कुप्रथा रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। विधानसभा में अभय चौटाला ने कहा कि एमएसपी पर खरीद न होने पर इस्तीफे की बात कही थी, मगर आज किसानों की खरीद नहीं हो रही है। उन्होंने कहा प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं, इसलिए सदन से वॉकआउट कर रहा हूं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बीमा कंपनियों ने पिछले साल के दौरान बिना किसी विशेष कारण के किसी भी योग्य किसान के दावे क्लेम को अस्वीकार नहीं किया था और बीमा दावों में देरी के लिए आए 34 करोड़ रुपए की पेनल्टी ली गई थी। रामकुमार गौतम ने पूछा कि मसूदपुर माइनर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिसका जवाब कृषि मंत्री ने दिया। कहा कि मसूदपुर के विस्तार के निर्माण के लिए लगभग 90% भूमि विभाग के नाम पर खरीदी जा चुकी है और विभाग के नाम पंजीकृत है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल 2021 से जिसका निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। रामकुमार गौतम ने कहा कि 90% किसानों की तरफ से सरकार के नाम रजिस्ट्री करवा दी जा चुकी है, मगर अभी तक उनके खातों में पैसा नहीं गया है और कृषि मंत्री ने कहा जल्द पेमेंट मिल जाएगी। रेणु बाला ने आवारा गायों की सुरक्षा को लेकर के सवाल किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार पशुओं को आश्रय देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई उपाय किए गए हैं। युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का विधेयक विधानसभा में पास हो चुका है। विधेयक के पास होने की खुशी में अंबाला में जजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांट करके खुशी जाहिर की। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण बिल पास होने पर अंबाला से जेजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बिल से युवाओं को काफी फायदा होगा और साथ ही इससे प्रदेश में बेरोजगारी दर कम होगी। प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जुड़े विधेयक के पारित होने पर चौटाला हाउस में मिठाई खिलाकर के अभिनंदन किया गया। मौके पर जेजेपी पदाधिकारी ने कहा चौधरी देवीलाल के सपनों को जेजेपी साकार कर रही है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस एमएसपी के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आई। विधानसभा तक पैदल मार्च किया गया और केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों के साथ साथ चौथे कृषि कानून बनाने की भी मांग की गई। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल हुए। पैदल चलकर ही सभी नेता विधानसभा पहुंचे और कार्यवाही में हिस्सा लिया।
बीजेपी की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार से मांग की है कि राज्य के कॉलेजों में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए 20% सीटें बढ़ाई जाएं। एबीवीपी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र अच्छे नंबरों के बावजूद कॉलेजों में दाखिल नहीं ले पा रहे हैं और इसी बात को लेकर के एबीवीपी की तरफ से राजकीय कॉलेज के प्रिंसिपल को गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पंचकुला के रतेवाली गांव में ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि गांव के जितने भी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए उसे रद्द किया जाए और गिरफ्तार लोगों को सम्मान के साथ छोड़ा जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार गांव वालों को झूठे केस में फंसाने के लिए लूट, मारपीट और आगजनी का आरोप लगा रहे हैं। मामले में न्याय के लिए ग्रामीणों ने प्रदेश गृह मंत्री अनिल विज से मिलने की गुहार लगाई। कैथल में कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। किसान मेले में फसलों के अवशेष को किस तरह से आय का साधन बनाया जाए, पराली जलाने से होते हुए प्रदूषण को कैसे रोका जाए और खत्म होती भूमि के पोषक तत्वों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैलाई गई। यमुनानगर में किसानों की धान की फसल की पेमेंट अब तक नहीं हुई है, जिसकी शिकायत लेकर के किसानों ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की और अपनी परेशानियों को लेकर के एक ज्ञापन सौंपा। नियमों के मुताबिक फसल का भुगतान किसानों को 72 घंटे के अंदर ही हो जाना चाहिए, लेकिन तय सीमा में पेमेंट न होने से किसानों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। निकिता हत्याकांड में एसआईटी के तय समय में चार्जशीट दायर करने के बाद परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होने की बात कही है। चार्जशीट दायर के बाद फैसला अदालत के हाथों में है। स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला ने पिछले 1.5 साल से लापता बच्चे को ढूंढ निकाला है। बच्चे का नाम शुभम है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है। वो अपने स्कूल से घर जाते वक्त लापता हो गया था। 15 से 20 दिन पहले करनाल मधुबन पुलिस ने गुमशुदा शुभम को बाल आश्रम से भेज दिया था, जहां काउंसलिंग के दौरान सच सामने आया। पुलिस ने बच्चे को उसके घर वालों को सौंपा। फरीदाबाद के युवाओं को 10% नौकरी देने के बिल पर पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। टेकचंद शर्मा का कहना है कि विधानसभा में बैठे फरीदाबाद और गुरुग्राम के विधायक भी इस बात को गंभीरता से लें। टेकचंद शर्मा ने कहा कि जमीन और पानी हमारा विषैला हो रहा है और नौकरियां दूसरे जिलों को दी जा रही हैं। इससे युवाओं के भविष्य पर भी तलवार लटक गई है। पंचकुला में फूड सप्लाई ऑफिसर ने टीम के साथ छापेमारी कर चंडी मंदिर एरिया में 308 किलो नकली और मिलावटी मिठाई सीज की, जबकि 87 किलो मिठाई को नष्ट किया। अधिकारी को सूचना मिली थी कि चंडी मंदिर एरिया में मिठाई की दुकान में नकली और मिलावटी मिठाइयां बनाई जा रही हैं। छापेमारी कर मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए। त्योहारी सीजन को देखते हुए कैथल में स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत मिठाइयों की दुकानों की जांच की गई और मिठाइयों की 11 सैंपल लिए गए। दुकानदार को निर्देश दिए गए कि खुली मिठाइयों के आगे मिठाई की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट और एमआरपी जरूर लिखे, जिससे ग्राहक को मिठाई की पूरी जानकारी मिल सके। अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करेगा तो उसे 2 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अभी स्वास्थ्य विभाग दुकानदार को जागरूक कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सोहना के गांव भूंडसी में लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजर घोटाले को लेकर एसडीएम ने जांच शुरू कर दी है। मामले में शुरुआती जांच में महिला सरपंच नदारद रही। ग्राम सचिव भी बिना दस्तावेजों के एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम ने ग्राम सचिव को जमकर के फटकार लगाई। लॉकडाउन के दौरान गांव के आधा दर्जन पंचों ने सैनिटाइजर घोटाले का आरोप सरपंच पर लगाया था, जिसकी जांच की जा रही है। रादौर अनाज मंडी में धान की फसल से निकलने वाले कचरे को उठाने के लिए मार्केट कमेटी ने लाखों रुपयों का ठेका दिया है। बावजूद इसके ठेकेदार की कबाड़ उठाने की धीमी गति से जगह जगह कबाड़ के ढेर लगे हुए हैं। मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं खुले में जमे हैं और ऐसे में अगर मंडी में अचानक इस कबाड़ में आग लग जाती है तो काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन मंडी प्रशासन को इस पर कोई ध्यान नहीं है। मार्केट कमेटी के कार्यकारी सचिव का कहना है कि धान सीजन में मंडी में जगह न मिलने के कारण कबाड़ उठाया नहीं जा सका है। ठेकेदार को जल्द कबाड़ उठाने के आदेश दे दिए जाएंगे। अंबाला में हरियाणा परिवहन विभाग और आरटीए विभाग ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दस्तावेज पूरे न होने के कारण उत्तर प्रदेश नंबर की एक निजी बस का 51,000 का चालान काटा गया। हरियाणा रोडवेज विभाग के ट्रैफिक इंचार्ज रामफल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बिना दस्तावेजों के घूम रहे वाहन चालकों का चालान किया जाएगा और इसके लिए रोडवेज डिपार्टमेंट समय समय पर चेकिंग करता रहेगा।
सोहना दोहला मार्ग पर बने एक डेयरी को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। चोरों ने 15 कीमती भैंसों को चुरा करके फरार हो गए हैं। अज्ञात चोरों ने हथियार के दम पर वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने काम करने वाले मजदूरों को बंधक बनाकर के भैंसों की चोरी की है और बदमाशों की संख्या 20 से ज्यादा थी। फिलहाल मामले में पुलिस जांच करने की बात कर रही है। करनाल में तरावड़ी के पास दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक कैंटर में आग लग गई। कैंटर में मोबाइल टावर का सामान रखा हुआ था। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फतेहाबाद में क्रिकेट बैट से की गई पुजारी की पिटाई के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिटाई में इस्तेमाल किया गया क्रिकेट बैट भी बरामद किया गया है। 3 दिन पहले पुजारी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भीड़ और युवक क्रिकेट के बैट से पुजारी की पिटाई कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस कर्मचारी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने गांव ढाबी कला निवासी और गांव ठुइया निवासी समेत कई के खिलाफ केस दर्ज किया था। करनाल के बसंत बिहार में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। सर पति ने लोहे की रॉड से पीट करके पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पति के साथ साथ सास ससुर भी इस हत्या में शामिल हुए हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। भिवानी के हेतमपुरा निवासी युवक की किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी है। अमित देर रात भिवानी से अपने गांव हेतमपुरा जा रहा था। उसके पिता ने 2 युवकों पर हत्या का शक जाहिर किया। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि युवक बार बार उनके बेटे अमित को धमकाया करते थे। उन्होंने पुलिस से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की बात कही है। पंचकुला में बरवाला के रिहौड़ गांव के पास सड़क हादसा हो गया है। कार में डिवाइडर से टकराने के बाद आग लग गई है, जिससे कार में बैठा व्यक्ति जिंदा जल गया है। मृतक की जलने की वजह से पहचान नहीं हो पाई है। गुरुग्राम में सिलानी गांव में भागवत कथा का आयोजन। गुरुग्राम में इतने बड़े स्तर और गौ माता के लिए भागवत का आयोजन पहली बार किया गया। कोरोना के चलते पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। जिलाना में खेतों में इकट्ठा की गई करीब 400 एकड़ की पराली में अचानक आग लगने से पराली जल करके राख हो गई। पशु के चारे के लिए खेतों से धान की पराली को खरीदकर एक जगह इकट्ठा किया गया था। गांव से पहुंचे लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पराली जलने से करीब 10 परिवारों का रोजगार भी छिन गया। रेवाड़ी के पेठा बाजार में शॉर्ट सर्किट होने से डेकोरेशन सामान की 2 दुकानों में आग लग गई और दुकानों में रखा लाखों का सामान जल करके राख हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रेवाड़ी लव जिहाद मामले का आरोपी राहुल खान गुजरात के सूरत और रेवाड़ी पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के साथ पुलिस को लापता छात्रा नहीं मिली है। आरोपी से पूछताछ के बाद ही छात्रा का सुराग लग सकेगा। 10 अक्टूबर को रेवाड़ी के बाजदूदा गांव से आरोपी छात्रा को लेकर के फरार हुआ था। BSEH ओपन स्कूल की 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा में उड़न दस्ते की मदद से कई मुन्ना भाई पकड़े गए। इन पकड़े गए मुन्ना भाई के पास से नकली आधार कार्ड और ID जब्त की गई। परीक्षा के दौरान नकली ID के साथ पकड़े गए सभी मुन्ना भाई पर कार्रवाई करते हुए परीक्षा केंद्र से बोर्ड अध्यक्ष ने उन सभी को पुलिस के हवाले कर दिया। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग टीम ने की छापेमारी में 3 क्विंटल 40 किलो नकली मिठाइयां समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति रोजाना पंचकुला में छोटे दुकानदारों को 6 से 7 क्विंटल नकली मिठाई सप्लाई करता था। इन मिठाइयों में मुख्य रूप से लड्डू, पतीसा, डोडा शामिल है। झज्जर के एक गांव में एक महिला ने जहर खाकर के खुदकुशी कर ली। महिला के परिजन बिना पोस्टमार्टम के शव का दाह संस्कार करना चाहते थे, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को महिला के मायके वालों ने खबर दी थी कि जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की माने तो महिला का मायका गुरुग्राम का गांव जूनावास है और मृतक महिला के भाई ने उन्हें मामले में कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। सूचना मिलते ही पुलिस शमशान घाट पहुंची और वहां चिता से महिला के शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। कुरुक्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कैंटर चालक की तलाश शुरू कर दी है। नूह के तावड़ू उपमंडल के अंतर्गत एक गांव में मजदूरों से भरी बस एक ट्राले से जा टकराई। हादसे में लगभग 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बिहार के मजदूर अंतिम चरण में वोटिंग के लिए अपने घर लौट रहे थे। हादसे में बस संचालक सहित 2 की मौत होने की बात की जा रही है।
हिसार जिले के ढाणी गारण गांव में बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली चलाकर के दुकानदार की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने आए बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए। दुकानदार की हत्या के बाद भड़के परिजनों ने कहा आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है और नहीं शव भी नहीं जलाएंगे। भारत में अब व्हाट्सएप यूजर्स इसी ऐप से एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को अप्रूवल दे दिया है। लगभग 3 साल से व्हाट्सएप को इसका इंतजार था और अब कंपनी ने इसे भारत में लाइव कर दिया है। व्हाट्सएप यूपीआई बेस्ड पेमेंट की टेस्टिंग पहले ही की जा चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह ने दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा की। दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद अमित शाह ने कहा कि ये ठाकुर रामकृष्ण और विवेकानंद की जमीन है, लेकिन दुर्भाग्य से इस जमीन को तुष्टीकरण की राजनीति से कलंकित किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की घनी चादर छाई हुई दिखाई दे रही है। प्रदूषण ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि हर ओर धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। दिल्ली में हवा बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने आगाह किया है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है। हवाओं की मंद गति और कम तापमान की वजह से प्रदूषण फैलने वाले तत्व सतह के करीब जमा हो जाते हैं, लेकिन हवा की गति तेज होने से इनके बिखरने में मदद मिलती है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में गुरुवार सुबह AQI 635 तक पहुंच गया। इससे खासकर बुजुर्गों और बच्चों को काफी तकलीफ होने लगी। सांस लेने में परेशानी होने के साथ साथ आंखों में जलन की समस्या भी सामने आने लगी। इससे पहले गाजियाबाद में AQI लेवल 600 था। इसके पहले गाजियाबाद का सबसे ज्यादा AQI लेवल 720 दर्ज किया गया। अभी नवंबर की शुरुआत हुई है और दिवाली में 9 दिन बाकी। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदूषण की स्थिति का सहज भी अंदाजा लगाया जा सकता है। फरीदाबाद में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते पॉल्यूशन के बीच प्रशासन की नाकामी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नगर निगम की तरफ से अभी ऐसे कोई इंतजाम फरीदाबाद में नहीं दिखे हैं जिससे पॉल्यूशन लेवल को कम किया जा सके। फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ऊपर पहुंच चुका है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब है। प्रदूषण में कोरोना का कहर बरकरार है। प्रदेश में कोरोना के 2064 नए मामले सामने आए हैं और 23 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना के कारण 1859 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 1,76,146 केस एक्टिव है। 1,507 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। गुरुग्राम में कोरोना के 555 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के कारण 3 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या 222 पर पहुंच चुकी है। फरीदाबाद में भी कोरोना का कहर देखने को मिला है। कोरोना के 372 नए मामले सामने आने से लोगों में डर का माहौल बन गया है। कोरोना के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सोनीपत में कोरोना के 129 नए मामले सामने आए हैं। 54 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। हिसार में कोरोना के 192 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 169 लोग ठीक भी हुए हैं। अंबाला में भी कोरोना के 22 नए मामले देखने को मिले। कोरोना के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 लोगों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। यमुनानगर में कोरोना के 23 नए मामले आए सामने। कोरोना के कारण अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है।